नमस्कार। जब आपको वसीयत में, विरासत में, उत्तराधिकार में या एचयूएफ के पार्टीशन पर बाय विल, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और पार्टीशन ऑफ एचयूएफ आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है और उस प्रॉपर्टी को जब आप सेल करने जाते हैं तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन तो स्वाभाविक आएगा और आना ही चाहिए कि जब इस प्रॉपर्टी को आप सेल करेंगे तो क्या इस प्रॉपर्टी पर आपको कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 45 कहता है कि जब भी कोई कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करेंगे तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको ट्रांसफर करेंगे उसमें आपको कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स देना होगा। हम बात करेंगे जब आपको प्रॉपर्टी विल, इनहेरिटेंस, सक्सेशन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसके आप मेंबर थे उसके विभाजन से मिलती है तो नॉर्मल कंप्यूटेशन के केस में अंडर सेक्शन 48 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से आपकी जो परचेस कास्ट है वो कम हो जाती है। आपने यदि कोई इंप्रूवमेंट किया है तो उसकी कास्ट कम हो जाती है और यदि कोई एक्सपेंडिचर ट्रांसफर किए हैं तो वो भी कम हो जाते हैं और उसके बाद कैपिटल गेन की गणना होती है, कंपटीशन होता है। लेकिन जब आपको प्रॉपर्टी विल से, इनहेरिटेंस से, सक्सेशन से या एचयूएफ के पार्टीशन से मिलती है तो आपने उसको परचेज नहीं किया है तो आपको उसकी कास्ट ऑफ इक्विशन कौन सी लेना होगी, ये एक स्पेशल मुद्दा होता है जब हम इनवॉइस से मिली हुई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मुद्दा आता है कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिन प्रॉपर्टीज पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है तो उसका कंपटीशन कैसे होगा। क्या ये जो प्रीवियस ओनर है जिसने प्रॉपर्टी को परचेज किया था उस डेट से होगा या जब से आपने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया तब से होगा। इसके बाद पीरियड क्या होगा, हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो उसको पीरियड के डिटरमिनेशन में क्या जो प्रीवियस ओनर है उसने जिस पीरियड तक इस असेट को अपने पास रखा था और उसके बाद आपको ये मिला है विल से, इनहेरिटेंस से, सक्सेशन से या एचयूएफ के पार्टीशन से, तो क्या वो पीरियड भी कंप्यूट होगा। इन सब बातों का जवाब मैं आपको दूंगा और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कैपिटल का गेन का कंप्यूटेशन भी पूरी तरह से आसान कर दूंगा। लेकिन उस पर जाने के पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को वॉच करने के बाद लगता है कि आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश्ड वीडियोस को भी देखना चाहेंगे और आने वाले वीडियोस का भी लाभ लेना चाहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जो यदि आपको जो मोड मैंने बताए हैं उनमें से किसी मोड से मिली है और उसको आप ट्रांसफर करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स देना होगा कैपिटल गेन पर। सेक्शन 214 इनकम टैक्स एक्ट का है जिसके अंदर कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया। उसमें कहा गया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यदि कोई प्रॉपर्टी आपको मिली है तो वो उसमें इंक्लूड होगी। आपको शंका नहीं होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी में यदि आपको ज्वेलरी मिली है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मिले हैं, ड्राइंग्स मिले हैं, पेंटिंग्स मिले हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं या कोई आर्ट वर्क मिला है, वो भी इंक्लूड होगा। और एक और डाउट में मत रहिएगा कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो तो एग्जम्प्ट होती है, तो आपको यदि मिली है वो किसी भी मोड से, विल से, सक्सेशन से
इनहेरिटेंस से या एचयूएफ के विभाजन से, तो एग्जम्प्ट होगी। ये धारणा आपकी गलत हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड नॉर्मली एग्जम्प्ट है, लेकिन कुछ एग्रीकल्चर लैंड है जो स्पेसिफाइड एरिया के अंदर सिचुएटेड है, और उन एग्रीकल्चर लैंड को आप सेल करते हैं तो कैपिटल गेन लगता है। तो यदि आपको कोई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड मिली है जो इस कैटेगरी में आती है, पहले जो म्युनिसिपैलिटी है या कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं है, और उसके लोकल लिमिट्स के अंदर कोई आपका एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है जो आपको मिली है, तो उसको यदि आप ट्रांसफर करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि उसको कैपिटल एसेट माना गया है सेक्शन 240। इसके बाद यदि कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो ऐसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, और उसके विदिन 2 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के अंदर लोकेटेड है, तो वो भी एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट होगी यदि पॉपुलेशन उस लोकेलिटी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड का 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से अप टू 10 लाख है, और आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो आपको मिली है वो विदिन 6 किलोमीटर के अंदर सिचुएटेड है एरियल डिस्टेंस पर लोकल लिमिट से, तो वो भी कैपिटल एसेट है। और यदि म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में यदि एग्रीकल्चर लैंड विदिन 8 किलोमीटर सिचुएटेड है तो वो भी कैपिटल एसेट होगी, और उस पर भी आपको कैपिटल गेन देना होगा। यहाँ पर पॉपुलेशन जो लास्ट प्रिस्क्रिप्टिव सेंसस का डाटा है जो पब्लिश हो चुका और अवेलेबल है, जिस फाइनेंशियल में आप सेल कर रहे हैं वो माना जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये डिटर्मिनेशन कैसे होगा कि जो असेट आपको मिले हैं और आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, उनसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब होगा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है। सो जिस डेट को आप सेल कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आपको मिली उसको आप सेल कर रहे हैं, यदि वो प्रॉपर्टी कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है, यूटीआई का यूनिट है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है, जीरो कूपन बॉन्ड है, तो यदि वो उसकी होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि उससे होने वाला कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि होल्डिंग पीरियड लेस देन अप टू 12 मंथ है तो उससे होने वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। यदि आपको अनलिस्टेड सिक्योरिटी शेयर्स मिले हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टीज मिली हैं और उसका होल्डिंग पीरियड अप टू 24 मंथ है, तब तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसके सेल पर, और 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। यदि आपको कोई दूसरा असेट मिला है और उसका होल्डिंग पीरियड अप टू 36 मंथ है तो उसके सेल पर जो कैपिटल गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। यहां पर जो एक वर्ड यूज किया गया है उसको यदि आप समझे तो वर्ड यूज किया गया है हेल्ड बाय एन असेसी। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये प्रॉपर्टी आपको विल से, इनहेरिटेंस से, सक्सेशन से या एचयूएफ के पार्टीशन से मिली है तो आपके पास तो बाद में आई है, लेकिन एक्चुअली ये प्रॉपर्टी तो प्रीवियस ओनर ने पहले से एक्वायर कर ली थी, उसके पास थी है। तो ऐसे केस में यह पीरियड कैसे काउंट होगा? क्या जो प्रीवियस ओनर है उसने जितने पीरियड तक इस प्रॉपर्टी को उसके पास रिटेन किया है वो पीरियड भी कंप्यूट होगा। ये आपका
जो डाउट है उसको क्लियर करना जरूरी है। जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 242A का, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि इन डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड फॉर विच द कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द एसएससी। सो हमने जब हम बात कर रहे थे वहां पर 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ हेल्ड बाय द एसएससी, यहां पर वर्ड हेल्ड बाय द एसएससी है। तो उस पीरियड को कंप्यूट करने में हेल्ड बाय द एसएससी को क्या इंक्लूड होगा? द पीरियड फॉर विच द एसेट वाज हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर। लेकिन उसके अंदर एक चीज और जुड़ गई है, वो प्रीवियस ओनर वो है जो सेक्शन 49(1) में डिफाइन किया गया है। वो कौन प्रीवियस ओनर है? क्या इमीडिएटली जिस पर्सन ने आपको विल दिया है, या एचयूएफ जहां से आपको मिला है, या सक्सेशन में जिसने लास्ट में आपको वो है, या कोई और है? तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 49(1) के अनुसार जो टाइम पीरियड कंप्यूट करने की बात कही है, उसमें जो टाइम इंक्लूड होगा तो कौन से प्रीवियस ओनर के असेट के रहने के पीरियड से होगा। तो इसमें कहा गया है कि द लास्ट प्रीवियस ओनर हु नॉट एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी, वो प्रीवियस ओनर वो है जिसने इस प्रॉपर्टी को जो आपको अभी मिली है, जिसको आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसने इसको पार्टीशन ऑफ एचयूएफ से उसको नहीं मिली है, उसको गिफ्ट से नहीं मिली है, उसको विल से नहीं मिली है, उसको सक्सेशन से नहीं मिली है, उनको इनहेरिटेंस से नहीं मिली है, डिवोल्यूशन से नहीं मिली है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट जो कंपनी का लिक्विडेशन हुआ उससे नहीं मिली है, और कुछ और कैटेगरीज वहां पर बताई गई हुई हैं 49(1) में। लेकिन बेसिक जो बात इससे निकल के आती है वो ये है कि प्रीवियस ओनर वो होगा जिसका पीरियड हम काउंट करेंगे, जिसने एक्चुअल कंसिडरेशन पेमेंट करके इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, परचेस किया है। अब कास्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि यहां पर तो कास्ट आपने इनकम नहीं की है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी कास्ट ली जाएगी। तो उसको भी सेक्शन 49(1) में क्लियर किया गया है कि जो कास्ट आप एक्विजिशन आप लेंगे कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन के लिए, वो दो अमाउंट का एग्रीगेट होगा। एक जिस कास्ट पर इस प्रॉपर्टी को प्रीवियस ओनर ने, जिसने एक्चुअल परचेस किया था कंसिडरेशन पेमेंट कर, उसने एक्वायर की थी, वो प्राइस, वो कास्ट, और यदि उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट किया था प्रीवियस ओनर ने या असेसी ने, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। सो जो कास्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो दो अमाउंट को मिलकर होगी। प्रीवियस ओनर, हमने बोला था कास्ट जो प्रीवियस ओनर ने इनकर की प्लस जो इंप्रूवमेंट में एक्सपेंडिचर किया प्रीवियस ओनर ने या असेसी ने, उन दोनों को मिलाकर कास्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। लेकिन प्रीवियस ओनर की कास्ट क्या होगी? कभी कभी यह सिचुएशन हो सकती है जिस पर्सन ने इसको एक्चुअल परचेस किया था कंसिडरेशन पेमेंट करके, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, या एविडेंस है तो यहां पर 1/4/2001 के पहले की बात कही गई है ये, तो उस केस में कास्ट ऑफ प्रीवियस ओनर क्या मानी जाएगी? वो कहा गया है, ऑप्शन दिया गया है एसएससी को, आपको, आप सेल कर रहे हैं इसको, आपको ऑप्शन है कास्ट ऑफ एक्विजिशन काउंट करने के लिए कि या तो जो प्रीवियस ओनर ने जो कास्ट दी थी वो, या एज ऑन 1/4/2001 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। इन दोनों में से आपको जो लगता है कि जो आपको बेनिफिशियल है, जिससे आपका कैपिटल गेन कम हो सकता है, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं
आपको ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, लैंड या बिल्डिंग, और आप जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा आप क्लेम कर लें। तो ये प्रोविजन पहले नहीं था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 से ये क्लियर कर दिया गया है कि 1/4/2021 के बाद जो लैंड और बिल्डिंग है आप सेल कर रहे हैं, जो मोड से मिली है, विल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, सक्सेशन या एचओ की वजह से, तो उनके केस में 1/4/2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू का आपको ऑप्शन दिया गया है वो वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जहां पर भी अवेलेबल हो सकता है, कुछ प्लेसेस पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उस पीरियड का आपको मिले ही ना। अब आप जब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंपटीशन की, तो कुछ असेट पे कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा जब मैं एग्जांपल आपको दूंगा। सो उससे इंडेक्स कास्ट हो जाती है और इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हो जाती है, लेकिन वो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट सब असेट पे नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो कौन से असेट हैं जिन पर नहीं मिलेगा। तो उसको जानने के बाद आपको पता चल जाएगा बाकी सारे एसेट पर आपको कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। यदि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड की है या बिजनेस ट्रस्ट के हैं जो सेक्शन 112 ए के अंदर रेफर की गई हैं, उन पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। बॉन्ड्स यदि आपके पास कोई मिले हैं, विल से, इनहेरिटेंस से, उत्तराधिकार से, एचओ के विभाजन से, तो उन पे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट, कैपिटल गेन कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशू किए हैं उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 की स्कीम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं उस पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। डिवेंचर यदि आपको मिले हैं और उनको आप सेल कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कैपिटल के गेन की कंपटीशन के लिए आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए। क्या आपने जो सेल किया है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है जिस सेल पे किया है? चलो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। यदि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, लैंड या बिल्डिंग या दोनों, तो उस पे सेक्शन 50C के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। यदि आपने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू पर प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, एक्सेप्ट वहां पर जहां पर कि आपका एग्रीमेंट पहले से इंटर हुआ है और उस एग्रीमेंट करते समय कंसिडरेशन फिक्स हो गया था, और साथ में ही पार्ट या फुल अमाउंट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस या जो अदर मोड प्रिस्क्राइब किए गए हैं 80C में उससे कर दिया गया था, या जो मार्जिन प्रोवाइड किया गया है उस मार्जिन के अंदर आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, तभी आपकी जो सेल कंसिडरेशन कंसिडर की जाएगी। अदरवाइज स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। यदि अनकोटेड शेयर्स हैं और जो आपको उस पे आपने सेल किए हैं जिस वैल्यू पे उससे कम है जिससे कि फेयर वैल्यू मार्केट डिटरमाइन की गई है अंडर सेक्शन 50C है, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो डिटरमाइन की गई है वो ली जाएगी। लेकिन यदि कंसिडरेशन आपने उससे ज्यादा लिया है तो कंसिडरेशन ही फेयर मार्केट वैल्यू होगा। उसी तरह से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से यदि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज्यादा सेल कंसिडरेशन लिया है तो वो एक्चुअल अमाउंट वो 50 से तभी लगता है जबकि कंसिडरेशन इज लेस देन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। यदि कोई दूसरे असेट्स हैं तो जो आपने एक्चुअली कंसिडरेशन रिसीव्ड या अक्रू हुआ वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। ऐसे भी सिचुएशन बन सकती है जब आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन असर्टेनेबल ही नहीं है, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी एज पर सेक्शन 50D। अब चलते हैं हम कैपिटल गेन की
गणना कैसे होगी, कैसे कंप्यूट होगा कैपिटल गेन, समझते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो एग्जांपल्स, एक होगा 1/4/2001 के पहले का और दूसरा होगा 1/4/2001 के बाद का। लेकिन उस पर जाने के पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहां पर जो दो एग्जांपल कोट कर रहा हूं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के हैं, लेकिन वो उन सभी पे अप्लाई होगा जहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। यदि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे तो जो इंडेक्स कास्ट ऑफ इक्विशन है, इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालने की जरूरत नहीं होगी, आ जाएगा। चलिए पहला एग्जांपल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है 1/31/3/2001 के दिन या उसके पहले मिली है। इट मीन्स ऑन और बिफोर 1/4/2001। हमारे एक्स हैं जिनको ये मिली है एक हाउस अंडर विल, मिस्टर वाई विल करके छोड़ गए उनकी डेथ पर। ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को मिल गई इन सितंबर 1998। हमको कास्ट ऑफ इक्विशन पता करना है टू द प्रीवियस ओनर। सो यहां पर ये मिस्टर वाई थे, इन्होंने इनको परचेज किया था सितंबर 1975 फॉर ₹10 लाख। और इसके बाद 98-99 में मिस्टर एक्स को ये प्रॉपर्टी मिली विल में। उसके बाद 99-2000 में उन्होंने 10 लाख रुपीस के एक्सपेंडिचर इनकर किए ऑन एडिशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ दिस हाउस। अब पहला बात है कि कास्ट ऑफ इक्विशन क्या होगी। सो कास्ट टू द प्रीवियस ओनर आपको यहां पर पता चल रही है ₹10 लाख, लेकिन उनके पास एक और कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उनको पता चल रही है 10 लाख रुपीस, और ये एक्सपेंडिचर 1/4/2001 के पहले इनकर किए गए, प्रॉपर्टी भी तभी एक्वायर हुई। तो एसएससी के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आपने डिस्कस किया कि कास्ट ऑफ इक्विशन क्या होगी, कास्ट ऑफ टू द प्रीवियस ओनर प्लस द कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब यदि एसएससी चाहे तो उसको एक ऑप्शन है कि एज ऑन 1/4/2001 वो या तो जो कास्ट ऑफ इक्विशन है उसको कंसिडर करे कास्ट के लिए, या जो फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन 1/4/2001 उसको अडॉप्ट कर ले जो उसके बेनिफिट में हो। तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स को बेनिफिशियल लग रहा है जो एक्चुअल कास्ट प्रीवियस ओनर के 10 लाख रुपीस प्लस उसमें जो इंप्रूवमेंट किया है, तो वो 1/4/2001 को आपका कास्ट ऑफ इक्विशन हो गया इंक्लूडिंग द इंप्रूवमेंट 20 लाख रुपीस। मिस्टर एक्स ने इस प्रॉपर्टी को मई 2021 में सेल किया है। 80 लाख रुपीस उनको कंसिडरेशन सेल डीड में बताया गया है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ₹1 करोड़ है। तो जैसा मैंने कहा कि यहां पर पहले कोई एग्रीमेंट इंटर नहीं हुआ, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। मिस्टर एक्स ने एक्सपेंसेस भी इनकर किए हैं ट्रांसफर के कनेक्शन में ₹2 लाख। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। सो हमको पता है कि कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अंदर, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। सो उस हमको जो भी कास्ट है, क्या कास्ट है यहाँ पर 20 लाख रुपीस, क्योंकि हमने कहा था कि कास्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर और जो कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर की या तो प्रीवियस ओनर ने या एसएससी ने, वो दोनों मिला के कास्ट ऑफ इक्विशन होगी। तो उस अमाउंट को जो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है जिस ईयर में सेल कर रहे हैं 2021 में 21-22 में सेल कर रहे हैं, तो उसके कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद 1/4/2001 फाइनेंशियल 2001-2 का जो इंडेक्स है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको इंडेक्स कास्ट ऑफ इक्विशन आ जाएगी। चलिए हम एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर हमको पता है कि
2001 के पहले प्रॉपर्टी एक्वायर की। तो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमको लेना पड़ेगा 2001-2 का, वो है 100, और सेल कब हो रहा है 21-22 में, वो है 370। इसको लेकर जब हम इन कास्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख रुपीस जो हमने डिटरमाइन की थी, उसको हम जब मल्टीप्लाइड कर देंगे कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 21-22 जिसमें हम सेल कर रहे हैं, और डिवाइड कर देंगे कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2001-2002, तो 20 लाख रुपीस की जो कास्ट थी वो इंडेक्स कास्ट हो जाएगी 63,40,000। इसके बाद आपको सब पता चल गया। यहां पर यदि 1/4/2001 के बाद यदि कोई इंप्रूवमेंट किया जाता तो उस पर भी इंडेक्सेज का बेनिफिट मिलता, लेकिन इस केस में वो नहीं हुआ है। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपीस, उसमें से एक्सपेंडिचर इनकर किए ₹2 लाख, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन 63,40,000 है, तो टोटल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो डिडक्शन मिलेगा 65,40,000 है। जैसा मैंने कहा कि यदि इंप्रूवमेंट होता तो उसमें भी इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बेनिफिट मिलता। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट हो गया 34,60,000। चलिए हम दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको मिली है उन्हीं मोड्स में से किसी एक मोड पे, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अनुसार ये मिस्टर एक्स को एक प्लॉट ऑफ लैंड मिला है सक्सेशन ऑन 30th September 2017। सक्सेशन में मिला है, ये ग्रैंडफादर ने परचेस किया था इन September 2002 फॉर ₹10 लाख। नाउ यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमने कहा था हेल्ड बाय द एसएससी, जब हमको कंप्यूट करना होगा कि पीरियड क्या है, तब तो हमने क्लियर कट कहा था कि द पीरियड जो प्रीवियस ओनर ने हेल्ड किया था वो एड होगा टू कंप्यूट होल्डिंग पीरियड। यहां पर क्या ये जो पीरियड है, जब हम कास्ट ऑफ इक्विजिशन की बात करेंगे, इंडेक्स का बेनिफिट देना चाहेंगे, तो क्या वो 39/2017 से होगा, 17/18 से, जब से ये प्रॉपर्टी एसएससी के पास आई, या ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा 2002-03 से, जब इस प्रॉपर्टी को प्रीवियस ओनर ग्रैंडफादर ने एक्चुअल परचेस किया था। तो लॉजिकली जब हम टाइम को एक्सटेंड कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ओनर लास्ट प्रीवियस ओनर जिन्होंने एक्चुअल इसको परचेस किया था, उस पीरियड से लेकर आपके सेल के पीरियड तक का पीरियड काउंट होगा, वो कहा जाएगा आपने हेल्ड किया, तो वो इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन उसमें कंफ्यूजन क्यों हुआ है, क्योंकि जो वर्ड है यूज्ड बाय द हेल्ड बाय द एसएससी। तो चलिए आगे चलेंगे कि हम कौन सा पीरियड लेंगे। इसके बाद मिस्टर एक्स ने 17 में प्रॉपर्टी मिली 1920 में, उन्होंने 1 लाख रुपीस का उसके ऊपर बाउंड्री वॉल बना दी जिसे कोई इंक्रोचमेंट न कर ले, इट्स इंप्रूवमेंट ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड, और उन्होंने अप्रैल 2021 में इसको सेल कर दिया स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एट ₹1 करोड़। सो यहां पर जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उस पर सेल कर दिया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो होगा। यहां पर भी उसने इनकर की है एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर ₹2 लाख। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट तब से मिलेगा जब से ग्रैंडफादर ने इसको परचेज किया था, या तब से मिलेगा जब से हमारे एसएससी जो इसको सेल कर रहे हैं उनको ये मिला था सक्सेशन में। मेरे अनुमान से
अनुमान से नहीं, मेरा यह मानना है कि जब आपने कहा है कि प्रीवियस ओनर वो है और आप जिसने एक्चुअल परचेस किया है, उस पीरियड से आप इसको बोल रहे हैं कि इट इज हेल्ड बाय द एसएससी। सो यहां पर जो हेल्ड बाय द एसएससी जो एक्सटेंड करता है टिल उस पीरियड तक जहां पर एक्चुअली इसको परचेस किया था प्रीवियस ओनर ने। सो 2002-03 होगा ग्रैंडफादर ने जो परचेस किया। 17-18 नहीं होगा जिसमें ये हमारे एसएससी को सक्सेशन में मिला। इस व्यू को सपोर्ट मिलता है। मैं आपको 3 हाईकोर्ट के डिसीजन कोट कर रहा हूं, गुजरात हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट। उन्हें इसी तरह के जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी उनके केस में कहा है कि जो कास्ट इन्फ्लेशन का इंडेक्स उस ईयर से मिलेगा जिस ईयर से प्रीवियस ओनर ने इसको एक्चुअल परचेस किया था कंसिडरेशन पेमेंट करके। तो उस बेसिस पे हम देखें यहां पर कि जो हमारे ग्रैंडफादर थे उन्होंने कब परचेस किया था इसको? 2002-03 के अंदर। तब इंडेक्स, कैपिटल इंडेक्स क्या था? 105 कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। और 21-22 में कितना है? 370। तो कास्ट ऑफ इक्विशन हमको पता है 18 सितंबर 2002 को 10 लाख रुपए थी ग्रैंडफादर ने इनकर की थी। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जिसमें सेल हो रहा है 370, डिवाइड कर देंगे 2002-03 जिसमें ग्रैंडफादर ने परचेस किया था 105। तो आपका कास्ट ऑफ इक्विशन आ जाएगी 30,19,048। 10 लाख बढ़ के 30 लाख हो गया। अब इंडेक्स कास्ट इंप्रूवमेंट की बात करें तो वहां पर यह कहा गया है कि ये प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पास 80 के बाद आई है। तो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमको जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है ऑन इंप्रूवमेंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस फाइनेंशियल के अंदर हम सेल कर रहे हैं 21-22 और उस ईयर से इंडेक्स कैपिटल कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में डिवाइड कर देंगे जिस ईयर के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया है। तो चलिए मिस्टर एक्स ने कब किया था इंप्रूवमेंट? 1 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर कब इनकर किया था? फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। कितना था कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289 और 21-22 में जब सेल कर रहे हैं 317 है। सो ₹1 लाख इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अब निकालेंगे तो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 21-22 का जैसा हम सेल कर रहे हैं 317 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 289 1920 जिसके अंदर इंप्रूवमेंट किया गया था। तो आपकी जो 1 लाख रुपए आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया था इंप्रूवमेंट में उसका इंडेक्स कास्ट हो गई 1,09,688। कैपिटल गेन निकालना आसान हो गया। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपीस में आपने सेल किया था, उसमें से आपने कम कर दिया एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। आपने इंडेक्स कास्ट ऑफ इक्विशन 30,19,048 कम कर दी। इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने कम कर दी, जो तीनों का मिला के डिडक्शन 33,28,736 हो गया, 1 करोड़ में से कम कर दिया। फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से तो आपका कैपिटल गेन 66,71,264 हो गया। तो आपने देख लिया आपने जो प्रॉपर्टीज विल, इनहेरिटेंस, सक्सेशन या एचओ पार्टीशन से मिली थी उनके केस में आपका कैपिटल गेन डिटरमाइन हो गया। कैसे होगा हमने कंप्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैपिटल में गेन में क्या आप इनकम टैक्स को बचा पाएंगे? क्या ये एग्जम्प्ट हो सकता है? तो सेक्शन 54 है
यदि आपको मिला था रेजिडेंशियल हाउस, उसको सेल करके नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहे हैं, तो आपको मिल सकता है एग्जम्पशन। यदि एग्रीकल्चर लैंड आपने सेल की, तो एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करके भी आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। यदि लैंड और बिल्डिंग या दोनों को सेल किया आपने, तो आप स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यदि अदर देन रेजिडेंशियल हाउस कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हमने सेल किया है, उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो सेक्शन 54F में आप रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करके भी कैपिटल गेन बचा सकते हैं। इन सभी सेक्शन में एग्जम्पशन क्लेम करने की अपनी अपनी कंडीशंस हैं। उन कंडीशन के फुलफिल करने के लिए इन पर मैंने सेपरेट वीडियोस पब्लिश किए हैं, उनके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वॉच कर लीजिए। तो यदि आपको एग्जम्पशन क्लेम करना है तो आपको एग्जम्पशन भी मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो के लिंक अपने जानने पहचानने वालों को शेयर करना भी ना भूलें, कि हो सकता है उनको इससे बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।